चलो, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बायो-सेवर्ट के नियम का हमने पहला एक अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है? एक छोटा-सा व्यंजक है, हम के याद रखिए हमने कहाँ पे निकाला है? सॉरी, ये अक्ष नहीं है, ये केंद्र है। सॉरी, इसको आप लोग चेंज कर लिए रहना, है ना? मैंने कल का अक्ष लिख दिया है, एक बार उसको आप लोग देख लेना। ये मैंने क्या लिख दिया है? यहाँ पे हेडिंग में मैंने अक्ष लिख दिया है, जबकि ये क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए, ठीक है? ये क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। तो आप लोग सुधार कर लेना, ठीक है? बाकी तो सब जगह पे मैंने केंद्र लिखा है। आज हम अक्ष पर निकालेंगे, इसी का एक और अनुप्रयोग होता है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, एक मिनट मैं आपके सिलेबस में देख लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन मेंशन है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल है, चुंबकीय अक्ष पर, है ना? हम्म एक अक्ष पर वाला भी है ना, धारावाही के लिए। आ, चलो मैं इसको बता देता हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहता हूँ, ठीक है? हम क्या लेना है? एक चालक लेना है, सीधा चालक लेना है, तार लेना है, और उसके कारण हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है? क्या निकालेंगे हम? चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो क्या होता है? मान लो एक्स वाई एक सीधा तार है, एक सीधा लंबा तार है, जिसमें धारा आई जिसमें धारा आई एक्स से वाई दिशा में एक्स से वाई दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक्स से वाई दिशा में प्रवाहित हो रही है। इससे इससे ए दूरी पर, कितनी दूरी पर? ए दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है? चलो देखते हैं डायग्राम में क्या लेना है। एक सीधे आवेशित तार लेना है, मतलब इस प्रकार से हम क्या लेंगे? एक तार लेंगे, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आपका वाई। इसमें धारा बह रहा होगा यहाँ पे एक्स से वाई की दिशा में। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? एक बिंदु ए दूरी पर क्या ले रहे हैं? ए दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं? पी ले लेते हैं, ठीक है? अब यहीं पर क्या लेंगे हम? यहाँ ओ से ना, इसको ओ से एक्स दूरी पर, कहाँ से? एक्स दूरी पर एक धारा अवयव ले लेते हैं। ओ से एक्स दूरी पर क्या ले रहे हैं? एक धारा अवयव। यहाँ से कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर, ठीक है? एक धारा अवयव ले रहे हैं। धारा अवयव क्या होता है? डीएल होता है। और इस धारा अवयव का जो डिस्टेंस है बिंदु पी से, उसको क्या मान लेते हैं हम? आर मान लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा ए
और ये हो जाएगा बी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? यहाँ पे जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। मान लेते हैं हमने यहाँ से इस पर क्या डाला है, लंब डाले हैं पॉइंट सी पे। अब देखो इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं क्या, फाई। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा फिर, डी फाई कहलाएगा, क्योंकि छोटा एंगल है ना। दिखाई दे रहा है? क्या क्या लिए हैं, दिखाई दे रहा है क्या? मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरे को मिटा कर देखना, फिर से हम ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। हम्म, ये ए डिस्टेंस पे यहाँ पे लेंगे हम बिंदु पी, है ना। और ये एक डिस्टेंस हो जाएगा, और ये और एक डिस्टेंस हो जाएगा। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये आपका है धारा अवयव। ये क्या है आपका धारा अवयव। ये है पॉइंट ओ, ये है आपका एक्स, और ये हो जाएगा वाई। इसमें धारा आई ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल को हम मान रहे हैं फाई। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, डी फाई। ये वाला एंगल क्या हो रहा है, थीटा। हमने यहाँ पे इस पर क्या डाल दिया है, एक लंब डाल दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है? डायग्राम में क्या क्या लिए हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। हम्म। और ओ से ए के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्स वाई एक तार लिया है, और ओ से ए दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पे हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और तार पर ही हमने ओ से एक्स दूरी पर क्या माना है, एक धारा अवयव लिया है ए बी। ये जो मैंने ए बी बनाया है वो क्या है, धारा अवयव है। तो धारा अवयव का नीचे वाला पॉइंट कितने से एक बना रहा है, फाई। और ए और बी के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है, डी फाई है। और यहाँ पे बाहर में जो एंगल बना है वो क्या बना है, थीटा बना है, ठीक है। क्योंकि याद करो बायो सेवर्ट के नियम से हम कुछ ऐसे बनाते थे। बायो सेवर्ट यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। ये धारा अवयव के ऊपर में एंगल बनता है, तो धारा अवयव के साथ बिंदु पी वाली रेखा ये वाला एंगल बना रहा है ना। तो हमने ऊपर में थीटा लिया है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो बिंदु ओ से, कहां से, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, मान लो बिंदु ओ से एक्स दूरी पर धारा अवयव ए भी है, ठीक है। धारा अवयव ए भी है, जिससे बिंदु पी की दूरी, जिससे बिंदु पी की दूरी कितना है, आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। मान लो एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, वाई पी बी, वाई पी बी। यहां से ये हो जाएगा वाई पी बी। अभी इसको नहीं लेते, हम बाद में लेंगे इसको, ठीक है। अभी यहीं तक रखते हैं। तो यहां से देखो अब क्या हो जाएगा, बायो सेवर्ट के नियम से, तब बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से धारा अवयव ए बी के कारण, धारा अवयव ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, और अपॉन में क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये होता है हमारे पास सूत्र, ठीक है। अब देखो अब इसमें करना क्या है, हमको त्रिभुज ले लेकर क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम एक त्रिभुज देखते हैं, कौन सा, ए सी बी, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखो मैं उसको
हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से, ए सी बी, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोग को, जिसमें मैंने ए से सी पर लंब डाला है। ए से सी पर क्या डाला है? लंब डाला है। तो अगर ए से सी पर लंब डाला है तो बी सी क्या होगा? इसका आधार होगा, और ए बी क्या होगा? इसका कर्ण होगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा लगाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? साइन थीटा लगाते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर साइन थीटा की वैल्यू लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, ये लिखते हैं। और लंब क्या हो जाएगा? देखो लंब हो जाएगा आपके लिए ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी होगा। यहाँ से देखो ये जो त्रिभुज है वो किस प्रकार से है, ये आपका देखो, ये आपके पास ऐसे बीसी था, ये एक बीसी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, ए से सी पर ऐसे हमने क्या डाला? अच्छा, ए से सी पर ऐसे लंब डाला है, तो ए बी वाला क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट ना, अच्छे से समझना है क्योंकि डायग्राम का ही खेल है। ऐसे बी सी है आपके पास, और यहाँ से ए पॉइंट है, तो ए से हमने सी पर ऐसे लंब डाला, तो लंब में तो 90 डिग्री बनता है। तो लंब के सामने वाला, ये आपका लंब है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो देखो ए सी लंब है, तो इसके सामने वाला ए भी क्या कहलाएगा? लंब कर्ण कहलाएगा। तो लंब बट्टे हमने क्या लिखा? कर्ण। और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी का मान रख दो। ए बी का मान कितना होता है? ए बी होता है आपका धाराव्यव, और धाराव्यव की लंबाई क्या लिया जाता है? डीएल लिया जाता है। ठीक है, धाराव्यव की लंबाई क्या लिया जाता है? डीएल लिया जाता है। यहाँ पे आप लिख लेना, इसकी जो लंबाई है वो क्या है? डीएल है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब एक और त्रिभुज देखो, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीसीए, पीसीए में, पीसीए में आ जाओ। कहाँ दिखाई दे रहा है हमको समकोण त्रिभुज पीसीए? देखो ये है आपका पी, और ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट है ए, ये दिखाई दिया। अच्छा ये मिड में हो गया। हम्म, अरे अरे पीसीए में, पीसीए में, चलो आ जाओ पीसीए में। कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से देखो ये आपका ए, ये आपका पी, देखो पी सी ए, यहाँ पे फिर से कितने का बन रहा है? सी पर कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सी पर कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का, और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कैसे है वो देख लो, मैं एक बार अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से है। ये ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे लंब डाले हैं। ये वाला पॉइंट क्या है? सी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? डी फाइव है। इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? डी फाइव है। तो यहाँ से हमने इस पर लंब डाला है, मतलब ये क्या बनेगा? 90 का बनेगा। और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो फिर से अगर आप यहाँ पे लगाओगे साइन डी फाइव लगाओ, क्या लगाओगे? साइन डी फाइव, क्योंकि एंगल उसके बीच का कितना है? डी फाइव है। तो साइन डी फाइव लगाओगे तो क्या हो जाएगा? फिर से लंब बट्टे कर्ण, और लंब का मान क्या है भाई? ए सी, और कर्ण का मान क्या है? ए पी। और यहां से क्या हो जाएगा? फिर ए सी इज इक्वल टू लिखोगे आप ए बी साइन डी फाइव, और ए पी का मान कितना है? देखो ए पी का मान क्या है? आर है, तो यहां से क्या लिखोगे आप? आर साइन डी फाइव लिखोगे, है ना? और इसको आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू आर डी फाइव। क्यों? क्योंकि साइन डी फाइव का मान, या ऐसे लिख सकते हैं डी फाइव का मान बहुत कम है। डी फाइव का मान बहुत कम है। अच्छा बहुत कम है, कैसे पता चल रहा है हमको बहुत कम है? कैसे पता चल रहा है कि बहुत कम है? डायग्राम में देखिए, ये जो डी फाइव बन रहा है ना, यहाँ पे कहाँ पे बना है? डी फाइव यहाँ पे बना है। ठीक है,
किसके कारण बना है? ये AB के कारण बना है। डी फाई कहाँ पे बना है? यहाँ पे कुछ बना है। और ये किसके कारण बना है? धारा अवयव के कारण बना है। और धारा अवयव खुद अपने आप में क्या लेते हैं? हम छोटा सा अवयव लेते हैं। भाई छोटे से अवयव के कारण एंगल क्या बनेगा? छोटा ही बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बना आ रहा है आपको? देखो इसमें पूरा डायग्राम का खेल है, आपको समझना है एक एक पॉइंट्स को। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो डी फाई ले रहे हैं वो छोटा है। हमको कैसे पता चल रहा है छोटा है? क्योंकि भाई वो जो डी फाई बना है वो किसके कारण बना है? धारा अवयव के कारण बन रहा है। और धारा अवयव तो अपने आप में ही छोटा सा अवयव होता है। ये बात समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। हम्म बाकी मीनाक्षी गिरजा समझ में आ रहा है ना? डी फाई को छोटा क्यों मान रहे हैं? बताओ मीनाक्षी। तुम लोग को कैसा समझ में आ रहा है छोटा क्यों लिए हैं? क्योंकि वो डी फाई वो एक धारा अवयव है। धारा अवयव के कारण एंगल क्या बनेगा? छोटा ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? हम्म चलो आगे देखते हैं। अब डी फाई का बहुत मान कम है, इसलिए हम साइन डी फाई को केवल डी फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन आया है? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इधर भी AC आया और इधर भी AC आया। तो राइट हैंड साइड को भी क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा और इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं R d फाई। एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि हमको मान भी रखना है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ये वाला क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 से। और किससे किससे ले रहे हैं हम? समीकरण 2 और 3 से। अब देखो, ये आपके इक्वेशन नंबर 1 पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे आई dl साइन थीटा लिखते हैं, तो dl साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम? R d फाई लिख देंगे। ठीक है, और नीचे में क्या है? R का स्क्वायर है, तो R का स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से एक R से एक R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो d फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ से हो जाएगा I d फाई और बटे बचेगा R। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। इतना समझ में आया? अब एक और त्रिभुज है हमारे पास AOP। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में चलिए देखते हैं कहाँ पे है AOP। डायग्राम में चलते हैं। देखो दिख गया, ये है A। इस प्रकार से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो AO और P, ये दिखाई दे रहा है त्रिभुज AOP। ठीक है, AOP में आप फिर से फाइंड करो, क्या लगाओगे? यहाँ पे इस बार आप लगाओ cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? आधार और बट्टे में क्या लिखा जाता है? कर्ण। तो यहाँ से देखो, ये आपका लंब है, AO लंब है, ये वाला आपका आधार है। ठीक है, कौन सा आधार है? देखो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, वो क्या है? आपका आधार है। ये आपका आधार होगा। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? अच्छा एक मिनट ना। हम्म, ये आपका आधार है, ये वाला आपका क्या है? कर्ण है। कैसे बना है? मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपका A है, ये आपका O है, ये इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, ये आपका P है। तो ये वाला आपका कर्ण होगा, ये वाला आपका आधार होगा। अगर यहाँ पे हम लगाएंगे cos फाई। अच्छा फाई क्यों लगा रहे हो सर? क्योंकि इसके बीच में जो एंगल लिए है हमने क्या लिया है? फाई लिया है। देखो ये वाला जो एंगल लिया है वो क्या लिया है? फाई लिया है। तो हम क्या लगाएंगे? फाई लगाएंगे। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos फाई, cos का मान क्या होता है? कर्ण बट्टे
आधार, ठीक है, सॉरी आधार बट्टे कर्ण, ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार क्या है आपका ओपी है, और कर्ण क्या है आपका आर है। यहां से क्या हो जाएगा देखो, यहां से हम लिख सकते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू ओपी का मान ए है, और आर का मान तो आर ही लिख दिए हैं, सॉरी ये एपी था ना, ये एपी था, ऐसे मान लें, ठीक है। ए को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा देखो, ये जो 1/r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस फाई और बटे में ए के बराबर हो जाएगा। ए इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, मतलब 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई और ए। समीकरण 4 में देखो 1/r दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1/r है, तो 1/r को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। डी बी इज इक्वल टू है म्यू नॉन अपॉन 4 पाई, यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई, और 1/r जो है उसको हम क्या करेंगे कॉस फाई, और बट्टे में ए से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहां से हम 1/r निकाल सकते थे क्योंकि ऊपर में एक मान सकते हैं, यहां से ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब क्या करोगे भाई, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, और ये हो जाएगा कॉस फाई और इंटू में डी फाई, ये हो जाएगा। ये जो निकला है ना समीकरण 5, ये किसके कारण निकला है, धारा अवयव के कारण निकला है। किसके कारण निकला है, एक छोटे से धारा अवयव के कारण निकला है। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, बता दो, अगर कहीं पे कोई कोई लाइन समझ में नहीं आया है तो अभी बता सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है किसी को कोई दिक्कत यहां तक, सीक्वेंस याद रखना है कैसे, हाँ ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है कैसे कैसे हमने त्रिभुज लिया है, ठीक है। देखो फिर से देखो, सबसे पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम से जब हमने सीखा था तो हमने यहीं तक सीखा था कि डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस साइन थीटा होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस साइन थीटा को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो साइन थीटा को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बताया है क्या, हमने क्या लिया है, एक त्रिभुज लिया है। कौन सा त्रिभुज लिया था, ए बी पी, क्या ए सी पी, ए सी बी लिए थे। कौन सा त्रिभुज लिए थे, ए सी बी। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमने क्या लिया, ए सी बी लिया। ए सी बी से हमको ये पता चला कि ए सी कर्ण है और ए बी क्या है, लंब, सॉरी ए सी आपका लंब है और ए बी क्या है, कर्ण है। तो यहां से ए सी की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हमने एक और त्रिभुज लिया, पीसीए। तो पीसीए देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, पीसीए यहां से लंब डाले मतलब एसी फिर से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और एपी क्या हो जाएगा, इस बार कर्ण हो जाएगा। तो फिर से एसी का मान निकाल लिए। डी फाई को छोटा लिए इसलिए साइन डी फाई को केवल क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 और 3 का जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड है वो एसी एसी आया, तो दोनों के राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब राइट हैंड साइड को इक्वल किए तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। देखो समीकरण 1 में ये आया है वैल्यू डी फाई, डी डीएल साइन थीटा है, और यहाँ पर भी क्या है, डीएल साइन थीटा है, ये देखो। तो डीएल साइन थीटा के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई लिख सकते हैं। तो डीएल साइन थीटा के जगह पे हमने क्या लिख दिया, आर डी फाई लिख दिया। और डी फाई ये फाई है ना, डी फाई लिखने के बाद एक आर से एक आर क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। नीचे में एक आर बचा है, अब इस आर को भी रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं एओपी। अब एओपी में दिखाई दे रहा है ये आर जो है वो क्या है, कर्ण है, और ओपी क्या है, आधार है। और कॉस थीटा अगर लगाएंगे तो ओपी बट्टे में क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। और ओपी का मान क्या है, ए है, और एपी का मान क्या है, आर है। हमको 1/r का मान चाहिए तो a को इधर ट्रांसफर कर दिए। अब 1/r यहाँ पे प्रेजेंट है ना 1/r, तो 1/r को हम क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो हमारे पास ये वाला क्या आया है, एक इक्वेशन आया है। अब ये जो डी भी निकला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये किसके कारण निकला है, एक छोटे से धारा अवयव के कारण निकाला है। अब हमको तो क्या चाहिए, संपूर्ण तार के कारण चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
संपूर्ण तार के कारण संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ठीक है, क्या हो जाएगा? तार एक्स वाई के सिरों को एक्स वाई के सिरों को बिंदु P से मिलाओ बिंदु P से मिलाओ। डायग्राम में चलिए, डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को बिंदु P से मिलाएंगे। तो यहां से देखो, ये एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु P से मिला रहा हूँ, और इधर से आप वाई को बिंदु P से क्या कर रहे हो, मिला रहे हैं। इसको मान लेते हैं φ1 और इसको मान लेते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा φ2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लो एक्स टी ओ एंगल एक्स टी ओ, इसको हमने नाम दे दिया φ1। ठीक है, तथा एंगल क्या हो जाएगा, वाई पी ओ, ये वाला हो जाएगा आपका φ2। अब क्या हो जाएगा, अब तार के कारण, अतः तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा भाई, B इज इक्वल टू निकालोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे -5, 1 मिनट ना, dV। करूँ, हॉटस्पॉट चालू कर दो। आया क्या स्क्रीन, दिखाई दे रहा है अब ईश्वर? यस सर, दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है? चलिए देखो, मैंने -5 क्यों लिया है, क्योंकि ये जो φ1 वाला वैल्यू है वो कहाँ है, देखो नीचे में है। ये जो φ1 वाला वैल्यू वो किधर है, नीचे की तरफ बना है एंगल, है ना? तो नीचे की तरफ बना है, इसलिए मैंने इसको क्या लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सर इसको माइनस क्यों लिए हो, क्योंकि वो एंगल नीचे की ओर बना है। अब यहाँ से डी बाई की वैल्यू रख दोगे तो -φ1 से φ2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डीबी की वैल्यू रखो, μ0/4 पाई आई अपॉन में ए, और ये हो जाएगा कितना, cos फाई इंटू डी फाई। कॉन्स्टेंट को सारे को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा μ0/4 पाई आई बाई ए, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, φ1 से φ2 cos फाई इंटू डी फाई। cos फाई का करते हैं तो हमको क्या मिलता है, sin फाई मिलता है। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई आई बाई ए, इसका क्या मिलेगा हमको, sin फाई मिल जाएगा। कहां से कहां तक, -φ1 से φ2 तक। एक बार क्या रखोगे, ऊपरी सीमा रखो, और एक बार क्या रखोगे, निचली सीमा रखोगे, आई बाई ए। एक बार क्या रखोगे, ऊपरी सीमा रखोगे, तो ये हो जाएगा φ2 माइनस, एक बार क्या रखोगे आप, निचली सीमा, तो ये हो जाएगा माइनस का φ1। इसको हटा देते हैं। देखो, अब ये जो माइनस वाला है वो सामने में आ जाता है, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये जानते हो। तो ये हो जाएगा साइन फाई, तो ये हो जाएगा sin φ1। नहीं दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? 1 मिनट ना, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ।
अब बताना। हाँ, कहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ से समझ में आया। देखो यहाँ से cos फाई का क्या होता है, sin फाई होता है। तो हमने क्या कर दिया, cos फाई को sin फाई में चेंज किया, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बार ऊपरी सीमा माइनस, एक बार क्या रखेंगे, निचली सीमा रखेंगे। ऐसी होता है। अब देखो ये जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा बन जाता है। सूत्र क्या होता है देखो, अगर मान लीजिए साइन माइनस थीटा है तो ये कितने के इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये जानते हो, मैथ्स वाले जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। तो ये साइन माइनस फाई वन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इसका बाहर आ जाएगा, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही होगा। तो ये आपका लिए निकल जाएगा सीमित लंबाई। ठीक है, ये किसके लिए निकला है, सीमित लंबाई के। ठीक है, अतः या यही सीमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे लिख सकते हो। यही सीमित लंबाई के सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक, समझ में आया। ये इधर इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, बाकी लोग को समझ में आया इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इधर इंटीग्रेशन वाला। ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, अभी ये जो निकाला था समीकरण 5 वो किसके कारण था, एक छोटे से धारा अवयव के कारण था। ठीक है, अब छोटे से धारा अवयव के कारण है, लेकिन हमको तो किसके लिए निकालना है, पूरे तार के लिए निकालना है। तो पूरे तार के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो छोरों को, मतलब एक्स सिरे को और वाई सिरे को कहाँ से जोड़ रहे हैं, बिंदु पी से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको फाई वन ले रहे हैं नीचे की तरफ, और वाई से जो एंगल बन रहा है उसको क्या मान रहे हैं, फाई टू ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम यही लिखे हैं तार के कारण निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके सिरों को बिंदु पी से हम मिला देंगे। एक्स वाले को हमने फाई वन लिया है, वाई वाले को क्या लिया है, फाई टू लिया है। अब पूरे तार के कारण निकालेंगे, मतलब क्या कर देंगे, ये वाला जो वैल्यू आया है इसका क्या कर दिया जाता है, समाकलन कर दिया जाता है। तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, समाकलन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, फाई वन से फाई टू कर रहे हैं सर। लिमिट हमने यही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास देखो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, हम थीटा के रिस्पेक्ट, फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समाकलन और अवकलन कैसे किया जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का हमको लिमिट लेना रहता है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, डी फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो हम लिमिट किसका लेंगे, फाई का ही लेंगे। भाई अगर मैं यहाँ पे मान लो जो है, यहाँ पे मैं डी फाई के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहा हूँ और किसी दूसरे का लिमिट लूंगा तो वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप पुट नहीं कर पाओगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन किया जाता है उसी के रिस्पेक्ट में क्या लिया जाता है, उसका सीमा लिया जाता है, उसके लिमिट्स लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिमिट लिया है। लिमिट क्या क्या लिया है, माइनस फाई वन से फाई टू लिया है। ठीक है, फाई वन से क्या लिया है, फाई टू, क्योंकि हमको तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, फाई इसके रिस्पेक्ट में करना है ना, डी फाई के। और कॉस फाई का होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर निकल जाएगा। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा और किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी फाई के रिस्पेक्ट में होगा। इसीलिए हमने डी फाई का क्या लिया है, हमने डी फाई का यहाँ पे लिमिट लिया है। अब देखो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन फाई। जब इंटीग्रेशन करते हो तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। तो हमने कॉस को साइन में बदल दिया, एक बार ऊपरी सीमा रखोगे माइनस, एक बार क्या रखोगे, निचली सीमा रखोगे। और निचली सीमा में माइनस फाई वन है, तो साइन माइनस फाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन बन जाता है, माइनस माइनस बाहर आ जाता है। तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या करना है आपको, निकालना है। ठीक है, क्लियर है।